बात कौन जाती है कि उत्तर प्रदेश में तो बीएसपी का राज है, उत्तर प्रदेश में तो मायावती है, उत्तर प्रदेश कांसी राम जी की नगरी है। आप राष्ट्रीय पार्टी तो नहीं है, अभी तो क्षेत्रीय पार्टी भी नहीं है, अभी तो आप पार्टी ही नहीं है। आपको जब इतना सा फायदा कराता है ना कोई भी व्यक्ति, आपका दुश्मन, तो आपसे इतना बड़ा फायदा। बाबा साहेब का मिशन दुश्मन के हाथों में खेलकर राजनीतिक सत्ता प्राप्त करना नहीं था। मैं आपको अब यहाँ पे एक बात बताना चाहता हूँ। राजा रत्न अम्बेडकर जी का प्रभाव है परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का पर होता जांच करने के लिए नहीं उठते हैं कि जय भीम प्रकाश अगर कुछ बोल रहा है तो उसकी जांच तो कर ली जाए, किताब को उठा के पढ़ तो लिया जाए। वह चमचा युग की बात करता है, देख तो ले चमचा युग में क्या है। पूना पैक्ट की बात करता है, पूना पैक्ट को उठा के देख ले उसमें क्या है। जय भीम, नमो बुद्ध। साथियों, मैं एडवोकेट जय भीम प्रकाश आप लोगों के बीच में एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में आगामी दिनों में होने वाले चुनावों पर कुछ फिर से चर्चा करूंगा, फिर से प्रकाश डालने का प्रयास करूंगा। जो हमारे पिछले वीडियोस हमारे यूट्यूब चैनल पर प्रकाशित हुए उनमें बहुत सारे कमेंट्स आए और उन कमेंट्स में पढ़कर ऐसा लगा कि कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा अंधश्रद्धालु, अंधभक्ति से लिप्त हैं। अभी अंधश्रद्धा और अंधभक्ति पैदा करने वाले जैसे कार्य भी अभी नहीं हुए हैं, हीरोइज्म वाले कार्य भी नहीं हुए हैं, लेकिन अभी लोगों में अभी से इतनी प्रगाढ़ अंधश्रद्धा और अंधविश्वास बैठ गया है किसी भी व्यक्ति विशेष के प्रति कि कालांतर में उनका शोषण होना तय है। साथियों, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का वह कथन जिसमें उन्होंने कहा था कि यह देश नायक पूजा करने वाले लोगों का देश है और नायक पूजा हमेशा व्यक्ति के हितों के लिए घातक सिद्ध होती है। और अपने लोगों को नायक पूजा से रोकते हुए परम पूज्य बाबा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने यह भी कहा था कि मेरी जय जयकार करने से अच्छा है कि मेरे बताए हुए मार्ग पर चलो। साथियों, ये बातें वह व्यक्ति कह रहा है जिसने अपने जीवन का पल पल इस समाज के लिए समर्पित कर दिया, बलिदान कर दिया। वो व्यक्ति यह कह रहा है कि मेरी पूजा मत करो, मेरी जय जयकार मत करो, बस मेरे बताए हुए मार्ग पर चलकर तुम अपना भला कर लो। जब से सामाजिक जीवन में उन्होंने प्रवेश किया और जब तक जिए तब तक सिर्फ एक ही चाहत, एक ही सोच कि मेरा समाज बहुत ही खराब हालत में है और उसको विकास करना चाहिए, उसको अच्छी हालत में पहुंचना ही चाहिए। साथियों, परम पूज्य बाबा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने क्या कभी यह कहा था कि मेरी संतान चाहे कितनी भी नालायक हो, चाहे कैसे भी हो, आप उनकी जय जयकार सिर्फ इसलिए करना क्योंकि मैंने आप लोगों के लिए समर्पण किया है, मैंने आपके लिए त्याग किया है। साथियों, हमने देखा कि इस देश में क्योंकि हीरोइज्म नायक पूजा का बोलबाला है और गांधी और नेहरू जैसे लोग इस देश में सिर्फ इस नायक पूजा की वजह से हीरो बन गए और उनको हीरो बनाने में हमारे जैसे लोगों की ही मानसिकता का पूरा पूरा हाथ है। आज भी अगर हम देखें कि जो लोग आज हमारे बीच में आ रहे हैं वो हमारे महान पुरुषों का नाम लेकर, उनके कामों का हवाला देकर, उनके मिशन मूवमेंट का हवाला देकर हमारे बीच में आ रहे हैं, लेकिन क्या उतनी गंभीर सोच जैसी कि परम पूज्य बाबा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर में थी वैसी गंभीर सोच उनके भीतर है? क्या वैसा गंभीर त्याग, समर्पण और बलिदान समाज के लिए उनके भीतर है? क्या परम पूज्य बाबा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो कहा था कि मैं पढ़ा लिखा उस व्यक्ति को मानता हूं जो अपने दुश्मन की पहचान करता हो, जो अपने दुश्मन की नीतियों को बड़ी दूरदर्शिता से पहचान ले और उनके लिए, उनको समाप्त करने के लिए या उनसे लड़ने के लिए एक अपनी अच्छी योजना बना ले, मैं उसको पढ़ा लिखा मानता हूं। तो इन्हीं बातों के संदर्भ में चर्चा करना चाहता हूं कि आज हमारे बीच में कुछ ऐसे लोग आ गए हैं और 2022 में उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाला है। उत्तर प्रदेश में चुनाव होते ही, डिक्लेयर होते ही सबके दिमागों में एक बात कौन जाती है कि उत्तर प्रदेश में तो बीएसपी का राज है, उत्तर प्रदेश में तो मायावती है,
उत्तर प्रदेश कांसीराम जी की नगरी है, उत्तर प्रदेश बहुजन समाज के लोगों की नगरी है। यहाँ पर इनका बोलबाला है। पूरे देश में कहीं भी चुनाव हो, वहाँ शायद लोग बीएसपी का नाम ना लेते हों, बीएसपी की बात ना करते हों, लेकिन उत्तर प्रदेश की बात आते ही बीएसपी, साहब कांसीराम, परम पूज्य बाबा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, हमारे बहुजन महापुरुष, उनका नाम लोगों की जुबान पे आने लगता है। उनसे लोग थर थर कांपने लगते हैं। डर लगता है उनको कि उनकी राजनीति का क्या होगा, उनके राजनीतिक भविष्य का क्या होगा। लेकिन साथियों, जिस प्रकार की एक परिवार का उदाहरण लें जो भी छत विछत हालत में है, 3 बेटे हैं परिवार में लेकिन अभी छोटे हैं, और घर का मुखिया अभी आर्थिक स्थिति से जूझ रहा है, झोपड़ी है उसका घर जो है अभी। लेकिन जैसे जैसे वह आगे बढ़ते हैं, बच्चे बड़े होते हैं, तो संपन्नता दिखाई देती है। वह मकान जो झोपड़ी था वो 4-5 मंजिला बनकर तैयार हो जाता है, और जो आस पड़ोस के पड़ोसी जो अब तक उस परिवार पर किसी भी प्रकार का अत्याचार कर लेते थे, अब वो उस परिवार पर किसी भी प्रकार का अपना प्रभाव छोड़ने में नाकामयाब हैं। उनके मकान अभी 1 मंजिला या 2 मंजिला ही बने हैं, और उस 4-5 मंजिला बने हुए मकान से उनको बहुत ईर्ष्या होने लगी है। अब वे उस मकान को तबाह करना चाहते हैं। अब इस मकान को तबाह कैसे किया जाए? तो इसके लिए वो जो 3 भाई जिनकी सहायता से वह बुजुर्ग अपने परिवार को सजोए हुआ है, उसको 4-5 मंजिला में तब्दील कर दिया है, वह उन बच्चों को, उसके बच्चों को जो है उनके बीच में फूट डालने का काम, उसकी रणनीति बनाने का काम करते हैं। एक बेटे को वह समझाते हैं कि तू इन सब में सबसे अधिक कमा रहा है और तेरी कमाई पर ये सारे पल रहे हैं। ये घर जो 4 मंजिला बना है ये तेरी कमाई से बना है और इसमें इनका कोई साझा नहीं है। दूसरे के मन में यह बात डालते हैं कि तेरा भाई तुझसे जलता है और तुझे किसी प्रकार का सहयोग नहीं करता, तुझे आगे नहीं आने देता। और तीसरे को यह समझाते हैं कि भाई तू क्या इनकी सेवा करने के लिए बना है कि जब भी तुझे यह काम करने के लिए कहते हैं और तू बस तुरंत भागता है, तेरी जिंदगी कैसी कटने वाली है। तो इस प्रकार की बातें करके और इससे भी ज़्यादा कुछ बातें करके वो जो पड़ोसी हैं जो उनसे उस परिवार से जलते हैं, ईर्ष्या रखते हैं, उसको नष्ट करना चाहते हैं, वे उन बेटों में ऐसी बातें रोपित कर देते हैं। अब जो समझदार परिवार होता है, समझदार लोग होते हैं, वो पड़ोसी की मंशा को समझ जाते हैं कि पड़ोसी की मंशा हमारे परिवार को तोड़ने की है। वो ये कहते हैं कि ये मेरा भाई तो है, अगर मेरा खा भी रहा है तो क्या है। तीनों भाइयों में जब पॉजिटिव बात होगी, एक पॉजिटिव सोच होगी, संगठित रहने वाली बात होगी, एक दूसरे से प्यार और मोहब्बत होगा, तो अड़ोसी पड़ोसी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। लेकिन वही परिवार, उस परिवार में अगर प्यार मोहब्बत नहीं है, एक दूसरे के लिए कोई कुर्बानी देने की कोई मंशा नहीं है, बल्कि एक दूसरे से जलन की भावना उनके अंदर आती है, मैं की भावना उनके अंदर आती है कि मैं इस परिवार पर आधिपत्य जमाऊं, मेरी संपत्ति बड़ी हो, मेरा नाम हो, तो उस परिवार को कोई नहीं बचा सकता। साथियों, ऐसा ही आजकल यूपी में होने जा रहा है। सारी पार्टियों की, दुश्मनों की नज़र उस पार्टी पर थी। इस पार्टी को चलाने वाले लोग, इस पार्टी के लिए अपना खून पसीना लगाने वाले लोगों में विभिन्न तरह के विचार रोपित किए गए। बहुजन समाज पार्टी 4 बार सत्ता में आई और 4 बार की सत्ता ने पूरे देश को एक आदर्श राज्य में प्रशासनिक व्यवस्था कैसी होती है उसके दर्शन करा दिए। लेकिन उस दर्शन से लोगों को कोई लेना देना नहीं है। तो बहुजन समाज के लिए खून पसीना लगाने वाले लोगों के मन में क्या बातें फैलाई गई कि मायावती ने तो उत्तर प्रदेश में पत्थर ही पत्थर लगा दिए हैं, मूर्तियों का प्रदेश बना रख दिया है। यह बात मुस्लिम समाज में विशेष तौर पर फैलाई गई और लोगों को यह इस बात को लेकर बहलाने फुसलाने का काम दुश्मन लोगों ने करना शुरू कर दिया।
चलो, दुश्मन की बात तो हमें समझ में आती है। परम पूज्य बाबा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पहले ही कहकर गए हैं कि मैं पढ़ा लिखा उस व्यक्ति को मानता हूं जो अपने दुश्मन की पहचान करता हो। उस दुश्मन की बात हमें समझ में आती है। वो दुश्मन हमें दिखाई दे रहा है कि वो हमारा दुश्मन है, वह हमारा भला कभी नहीं चाहता, वह हमें शासन सत्ता में कभी भी नहीं चाहता, इसलिए वो तो ऐसी कार्रवाइयां करेगा ही। लेकिन साथियों, वो अपने इरादे में कभी भी कामयाब नहीं हो सकता। जैसे कि उस परिवार में जिसमें कि प्यार, मोहब्बत और एक दूसरे के लिए कुर्बानी देने की मनसा है, लालसा है, तत्परता है, तब तक उस परिवार का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ऐसे ही बहुजन समाज पार्टी का उत्तर प्रदेश में या इस पूरे देश में कोई भी दुश्मन कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, अगर दुश्मन उस घर के भेदियों को ना ढूंढ ले, उस घर के अपने दुश्मन को ना ढूंढ ले। बाहर के दुश्मन से आप कभी भी लड़ सकते हो, आप कितने भी कमजोर हो जाओ लड़ते लड़ते, लेकिन आप उस दुश्मन को कभी भी खत्म कर सकते हो। लेकिन अगर आपके घर में ही कोई दुश्मन पैदा हो जाए, तब कैसे लड़ोगे? यहां से आप शक्ति इकट्ठी कर रहे हैं और वहां से आपके अपने लोग जो हैं उस शक्ति को नष्ट करने का कार्य कर रहे हैं। मैंने अपनी पिछली वीडियो के माध्यम से सिर्फ एक बात बताने की प्रयास किया। मैंने राजरत्न अम्बेडकर जी को एक बात बताने का प्रयास किया, चंद्रशेखर आजाद को मैंने एक बात बताने का प्रयास किया, भंते सुमित रतन को भी मैंने बताने का प्रयास किया, राजेंद्र पाल गौतम जी को बताने का प्रयास किया। मैंने इन सब लोगों को यही बात बताने का प्रयास किया कि अगर आप लोग परम पूज्य बाबा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का अनुयायी अपने आप को समझते हो, बताते हो, लोगों को चिल्लाते हो, तो इस बात को भी समझने का प्रयास करो कि परम पूज्य बाबा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने यह कहा है कि मैं पढ़ा लिखा उस व्यक्ति को मानता हूं जो अपने दुश्मन की पहचान रखता है। क्या आप लोगों को अपने दुश्मन की पहचान नहीं है? अगर राजरत्न अम्बेडकर जी राजेंद्र पाल गौतम जी के साथ में फोटो सेशन करते हैं, साथ में भिक्खु सुमित रतन वहां पे खड़े हैं फोटो सेशन में, तो इस बात से क्या बात निकल कर आती है? मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं, क्या यह संभावना नहीं है? मैं आकलन कर रहा हूं, मुझे पता नहीं है, मुझे कोई इस बात की खबर नहीं है, लेकिन मैं संभावनाएं व्यक्त कर रहा हूं क्योंकि दूरंदेश ही होना मेरा स्वभाव है। और मैं परम पूज्य बाबा डॉक्टर अम्बेडकर की उस बात का बड़ा ख्याल रखता हूं कि दुश्मन पर हमेशा निगाह रखो। तो जो दुश्मन पार्टी है, दुश्मन पार्टी एक नहीं है। मैं अगर उसको, जितनी भी हमारी दुश्मन पार्टियां हैं, उनको अगर मैं एक ही पार्टी कह के संबोधित कर दूं कि आरएसएस, उसमें सारी शामिल हो जाएंगी जितनी भी दुश्मन पार्टियां हैं। तो जो आरएसएस की जो नजर है वो हमारे समाज पर है। आज अगर राजरत्न अम्बेडकर जी का प्रभाव परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की वजह से है, क्योंकि इस देश में वक्ताओं की कमी नहीं है, विद्वानों की कमी नहीं है, एक से बढ़कर एक विद्वान है, एक से बढ़कर वक्ता हैं, और एक से बढ़कर एक आप लोगों के बीच में आकर अपना खून पसीना करके समाज सुधार का काम करने वाले लोग आपके बीच में हैं। उनके लिए आप इतनी फूल मालाएं कभी लेकर नहीं आते हैं, उनके लिए आप कभी भी ऐसा स्वागत नहीं करते हैं। कारण क्या है? क्योंकि आप लोगों के अंदर परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के प्रति बहुत श्रद्धा है, अगाध श्रद्धा है। मैं अगर यह कहूं कि सिर्फ श्रद्धा ही श्रद्धा है और बाबा साहब की बातों से आपका कोई लेना देना नहीं है, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। क्योंकि बाबा साहब की बात को मानकर आपने कौन सी सफलताओं को हासिल करा है, इस बात से यह सिद्ध होता है कि आप कितना मानते। पढ़ते ही नहीं आपको पता ही नहीं है बाबा साहब ने क्या क्या कहा है। मैं अपने YouTube वीडियो के माध्यम से आपको कई बार समझाने का प्रयास करता हूं, बताने का प्रयास करता हूं कि बाबा साहब ने ये कहा है, वो कहा है। पता नहीं, मैं भी आपको कहीं बेवकूफ तो नहीं बना रहा। आप तो इस बात की भी जांच करने के लिए नहीं उठते हैं कि जय भीम प्रकाश अगर कुछ बोल रहा है तो उसकी जांच तो कर ली जाए, किताब को उठाकर पढ़ तो लिया जाए। वह चमचा युग की बात करता है, देख तो ले चमचा युग में क्या है। पूना पैक्ट की बात करता है, पूना पैक्ट को उठा के देख ले उसमें क्या है। आप लोग कभी भी इस बात में वो रुचि नहीं लेते हैं। मैं आपको अब यहां पे एक बात बताना चाहता हूं। राजरत्न अम्बेडकर जी का प्रभाव है परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का परपोता होने के नाते। इस देश में उसकी यही तो पहचान है ना उनकी। अगर उनकी यही पहचान है और उस पहचान के नजरिए से आप लोग देख रहे हैं और प्रभाव में आ रहे हैं, आप उनकी हर बात को मानने के लिए तैयार हैं, तो फिर आपका शोषण होना तय है। क्योंकि बाबा साहब ने कहा था कि नायक पूजा मत करना। नायक पूजा आपको एक तानाशाह देती है, और जब जब आपने नायक पूजा की है आपने भुगता है, चाहे वह अपनी ही पार्टी के भीतर क्यों ना हो, अपने ही लोगों में क्यों ना हो, आपने भुगता है, भुगत रहे हैं। लेकिन आपके अंदर समझदारी नहीं आ रही है।
मैंने अपने पिछले वीडियो में यह कहा था कि अगर हमारे समाज के जो प्रमुख लोग हैं, जैसे कि राय रत्न अम्बेडकर जी हैं, उनकी पहचान परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के जरिए बन रही है, तो उन्हें अपनी इस पहचान का फायदा सामाजिक कार्यों में लगाना चाहिए। और मैंने उन्हें यह कहा था कि अपने सामाजिक कार्यों के प्रतिफल के रूप में यदि उनको राजनीतिक सत्ता मिलती है तो उसको यूज कर लेना चाहिए, उसको उपभोग कर लेना चाहिए, लेकिन दुश्मन के हाथों की गोटियां नहीं बननी चाहिए। कौन सी बड़ी बात है अगर राय रत्न अम्बेडकर जी को केजरीवाल ने कोई बड़ा प्रलोभन दे दिया हो कि भैया आपको यहां मंत्री बना देंगे या संसद में भेज देंगे, आप बस ये काम करते जाइए, ऐसा करते जाइए। साथियों, आरएसएस अच्छी तरह जानती है कि हम लोग कितना भी ढिंडोरा पीट लें कि बौद्ध धर्म में प्रवृत्त हो जाओ, बौद्ध धर्म में बौद्ध बन जाओ, बौद्ध बन जाओ, क्या फर्क पड़ रहा है उसको? आरएसएस को आपके बौद्ध बनने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जब तक कि आपकी सांस्कृतिक सोच, आपकी मानसिक स्थिति में परिवर्तन नहीं होता, तब तक आरएसएस को आपके बौद्ध बनने में भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आपने बौद्ध धर्म अपना लिया, सर्टिफिकेट ले लिया, दीक्षा हो गई, लेकिन बाबा साहेब की जो 22 प्रतिज्ञाएं हैं उनको तो समझा ही नहीं। अभी भी आप लोगों के घर में वही पंडित आकर, वही पुजारी आकर आपके सारे संस्कार करा रहा है। आपको धर्म का ज्ञान ही नहीं है, आपको सही और गलत की पहचान ही नहीं हुई है, क्योंकि आपने धर्म को पढ़ा ही नहीं है। मैं चैलेंज कर रहा हूं, क्योंकि मैं समाज के बीच में जाता हूं, मिशन मूवमेंट की बात करता हूं, घरों में बैठता हूं, घरों में जाकर देखता हूं। मैं उन लोगों के बीच जाता हूं जो अपने आप को बौद्ध कहते हैं, अपने आप कट्टर बौद्ध कहते हैं। मैं उन लोगों के बीच में जाता हूं जो अपने आप को इस देश में बहुजन समाज का नेतृत्व करने वाला लोग कहते हैं, बौद्ध धर्म को लीड करने वाले लोग कहते हैं, अपने आप को बौद्धाचार्य कहते हैं, धम्माचार्य कहते हैं, अपने आप को पता नहीं क्या क्या कहते हैं। मैं उन लोगों के घरों में जाता हूं और उन लोगों के घरों में जाकर देखता हूं कि धम्म की बिल्कुल भी जानकारी लोगों को नहीं है, उनके परिवार में बिल्कुल भी जानकारी नहीं है। 10% लोगों से मैं यह पूछ लूं कि पंचशील का मीनिंग बताइए, पंचशील का मीनिंग नहीं बताते, पंचशील नहीं आती है लोगों को भी, वंदना करना नहीं आता है, वंदना का अर्थ नहीं आता है। तो सामाजिक कार्य क्या था, बाबा साहेब का मिशन क्या था? बाबा साहेब का मिशन दुश्मन के हाथों में खेलकर राजनीतिक सत्ता प्राप्त करना नहीं था। अगर आपके अंदर इतनी कुव्वत है कि आप दुश्मन की नीतियों के खिलाफ जाकर अपना सामाजिक कार्य कर सको, तो कोई दिक्कत नहीं है, करिए आप। लेकिन आप और आपके अब तक के कार्यों ने यह दिखाया है कि आपके अंदर वो कुव्वत नहीं है, क्योंकि आप भी जानते हैं कि आप उस पार्टी के खिलाफ बोलेंगे तो वो आपको जो लाभ मिलने वाला है वो नहीं मिलने वाला। उदाहरण देता हूं, मैंने पिछले वीडियो में उदाहरण दिया था कि जो ब्राजील का बहुत बड़ा प्लेयर है, फुटबॉल प्लेयर रोनाल्डो, जैसे ही उस जो कंपनी है जिसने उसको एम्बेसडर बनाया था कोक का जो है, और जैसे ही उसने उस कोक की थोड़ी सी खिलाफत की, हल्का सा बस एक एग्जाम्पल दिया था लोगों को, कोक हटा के उसने पानी की बोतल रख ली थी, वैसे ही उसको उस कंपनी ने एम्बेसडरशिप से बाहर कर दिया और उस प्लेयर को बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान झेलना पड़ा। तो कोई भी व्यक्ति आपके साथ में इसलिए खड़ा है क्योंकि आपके हितों के साथ उसके हित जुड़े हुए हैं, आपके स्वार्थ के साथ उसके हित पूरे हो रहे हैं। और आपको जब इतना सा फायदा कराता है ना कोई भी व्यक्ति, आपका दुश्मन, तो आपसे इतना बड़ा फायदा लेता है। उनकी मंशा इस देश पर कब्जा करने की है, उनकी मंशा इस देश के संसाधनों पर कब्जा करने की है, और वो आपके जरिए हो सकती है। इसलिए आपको कभी भी वो जो है एक एमपी बनाने में, एक मंत्रालय देने में उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज भी मंत्रालय, बीजेपी के मंत्रालय में रामदास अठावले जी बैठे हुए हैं, रामविलास पासवान जी बैठे हुए हैं, 131 सांसद जो है संसद में बैठे हुए हैं, उन्हें उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। हालांकि रामविलास पासवान जी अब दुनिया में नहीं है, लेकिन मैं अब उनके प्रति बगैर बात की श्रद्धा प्रकट नहीं कर सकता। तो यह समझना पड़ेगा, मैंने यह कहा था अपने पिछले वीडियोस में कि आपकी शिकायतें बहुजन समाज पार्टी से कुछ भी हो सकती हैं, कुछ भी हो सकती हैं। अगर आपको बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है, होती है कई बार, आपकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हो सकती हैं, राजनीतिक आकांक्षाएं हो सकती हैं, बहुत प्रबल हो सकती हैं। अगर हो रही हैं तो मैं इंकार नहीं कर रहा हूं, उनको पूरा कीजिए। अगर बहुजन समाज पार्टी आपके आड़े उन आकांक्षाओं में आ रही है, आपको
तवज्जो नहीं दे रही है, आपको पार्टी के अंदर इंडक्ट नहीं कर रही है, अगर उसके नेतृत्व को आपकी प्रतिभा से खतरा महसूस हो रहा है, अगर उसके नेतृत्व को आपसे लग रहा है कि आप उनको कंपटीशन दे सकते हैं या उनकी पार्टी पर कब्जा कर सकते हैं, कुछ भी बात हो सकती है, तो महाराज आपसे मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं, आप एक सामाजिक कार्यकर्ता पहले बनिए, अच्छे और सच्चे, और मिशन के पक्के बन जाइए, अपने महापुरुषों के मिशन के पक्के बन जाइए और छोड़ दीजिए यूपी को। यूपी को छोड़ दीजिए। यूपी के अलावा पूरा देश पड़ा है, पूरे देश में इतने राज्य पड़े हैं। आप उन राज्यों में जाके, जहां बसपा की अगर कुछ सीटें भी हैं, एक दो सीटें भी हैं, लेकिन वहां मिशन मूवमेंट, वहां भी आप कर लीजिए काम, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि अगर हमारा घर खराब है, या तो उस घर के लोग इस हालत में हो कि उस घर को पूरा तोड़कर एकदम से नया बना लें, लेकिन वो इस स्थिति में होने चाहिए कि नया घर बनने पर पुनः उसमें स्थापित हो जाएं। ऐसा ना हो घर भी तोड़ दें और नया घर भी ना मिले। इस बात का विशेष ध्यान रखना। आज चंद्रशेखर रावण अपनी अलग पार्टी बनाकर अपनी नई सोच के साथ में चल रहा है राजनीति में। स्वागत है, कोई बुराई नहीं है, लेकिन बुराई तब होती है जब आप केवल उसी प्रदेश तक अपने आप को सीमित करते हैं। आप राष्ट्रीय पार्टी तो नहीं है, अभी तो क्षेत्रीय पार्टी भी नहीं है, अभी तो आप पार्टी ही नहीं है। आप किसी भी और प्रदेश में जाइए, पंजाब में चले जाइए, वहां भी अच्छा वोट बैंक है, हरियाणा में चले जाइए, आप राजस्थान में चले जाइए, मध्य प्रदेश में जाइए, आप जो जाइए वहां पर, वहां पहले अपनी पार्टी बनाइए, यानी कि सिंबल ले लीजिए, फिर क्षेत्रीय पार्टी बनिए, यानी थोड़ा प्रभाव स्थापित कीजिए, कुछ एक आध सीट भी जीत लीजिए, फिर उसके बाद राष्ट्रीय पार्टी बनिए। जब आप राष्ट्रीय पार्टी बन जाएंगे तो लोग विकल्प के तौर पे आपको चुन सकते हैं, वो देख सकते हैं। अभी कल ही की बात है, मैं पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरा रहा था, पेट्रोल जो भर रहा था, मैंने उससे शिकायत करी, भैया बहुत महंगा पेट्रोल हो गया है। मैंने चर्चा इसलिए छेड़ी, मुझे पता है कि उसके हाथ में कुछ नहीं है, पेट्रोल भरने वाले क्या औकात है कि वो उसके रेट्स को कुछ भी कंट्रोल कर सके, लेकिन मैंने उससे जानबूझ चर्चा छेड़ी। मैं जानना चाहता था उसके मन में क्या चल रहा है। मैंने एकदम से कहा कि ये मोदी तो सब पूरे देश को लेकर डूबेगा, पेट्रोल के दाम कहां से कहां बढ़ा दिए हैं। छूटते ही बोलता है कि मोदी के अलावा और है भी कौन देश में। मैंने छूटते कहा क्यों नहीं है, बहन जी है ना, मायावती जी हैं, वो करेंगी, उन्होंने पहले करके दिखाया है। तो बोलता है ये तो क्षेत्रीय पार्टी है, वो क्षेत्रीय पार्टी राष्ट्रीय पार्टी थोड़ा ना है। मैंने कहा भैया राष्ट्रीय पार्टी है, जरा गूगल करके देखो। बोलता है जी ऐसा है, राष्ट्रीय पार्टी जो है खाली गूगल करने से नहीं होता है कि चुनाव आयोग ने बोल दिया राष्ट्रीय पार्टी तो राष्ट्रीय पार्टी हो गई। ऐसा राष्ट्रीय पार्टी नहीं है। राष्ट्रीय पार्टी कितनी सीटें आती है दूसरे राज्यों में, तो ये समझने वाली बात है। आज मोदी इस देश में पूरी तानाशाही कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद लोग क्या देख रहे हैं, और कोई विकल्प नहीं है, और कोई विकल्प नहीं है। तो साथियों, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता था इस वीडियो के माध्यम से कि मेरी राजा रत्न अम्बेडकर से कोई दुश्मनी नहीं है, बल्कि मैं उनका कायल हूं उनके वक्तव्य का। मैं भी चाहता हूं कि वो समाज के लिए काम करें। राजेंद्र पाल गौतम जी से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, बल्कि मैं ये कहता आया हूं अपने वीडियोज़ में कि राजेंद्र पाल गौतम जी एकमात्र केजरीवाल सरकार में, केजरीवाल की पार्टी में एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो हमारे मिशन मूवमेंट का प्रतिनिधित्व करते हैं। भंते सुमित रतन से भी मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन भंते सुमित रतन को भंते बनकर रहना पड़ेगा। राजनीतिक लड़ाई में, राजनीतिक बातों में नहीं फंसना होगा। वे लोग भी जाएं, धमदेश ना करें ना। तो साथियों, मैं अपनी इस वीडियो को यहीं समाप्त कर दूं। बहुत लंबा वीडियो होता है और लंबा वीडियो आप देख नहीं पाते हैं या फिर टाल देते हैं, जिसके कारण जो है कि जो हमने बात कह रहे हैं, जितना प्रयास कर रहे हैं, उसमें हम जो है अक्षम हो जाते हैं। इसीलिए मैं आपसे फिर से यही विनती करूंगा कि आप अपना दिमाग लगाएं, अपने विवेक का इस्तेमाल करें और हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि मैं आप लोगों से लगातार संपर्क बनाए रखूं और इस तरह की चर्चा आपसे करता रहूं। जय भीम, नमो बुद्ध साथियों। अपना चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल एनबी न्यूज 24/7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें, ताकि हर खबर को मैं आप तक